जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो अहम इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक इमरान खान के मुतालिक है, दूसरा हुकूमत के मुतालिक है। पहले इमरान खान के हवाले से बात कर ली जाए। सवाल यह है कि क्या इंतखाबात और इमरान खान के दरमियान फासले में इजाफा हो गया है, क्योंकि इमरान खान बार बार इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं और इस शद्दोमत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ कि इंतखाबात लेने के लिए, आम इंतखाबात लेने के लिए उन्होंने अपनी बनी बनाई बेहतरीन किस्म की दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में डिसॉल्व कर दी। बहुत लोगों ने उनको रोका कि आपकी ये सियासी गलती होगी, आप अपनी सियासी खबर खोद रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपेरेंटली बज़ाहिर एक पॉलिटिकल एरोगेंस में मुब्तला थे। उनको लग रहा था कि जो वो सोच रहे हैं वही होगा, या जो उनको यकीन दहानी करवाई गई है शायद वही होगा। लेकिन उसका नतीजा सबने देख लिया कि इमरान खान साहब आज कहां पर खड़े हैं, बिल्कुल तनहा हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल टूट फूट का शिकार है। इंतखाबात 2023 में होने हैं, लाजमन होने हैं। इमरान खान साहब को इलेक्शन मिल रहा है, लेकिन इमरान खान अब इलेक्शन में हिस्सा लेने या इलेक्शन को जीतने की पोजीशन में बज़ाहिर नजर नहीं आते, उस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर नहीं आते। क्या इमरान खान इंतखाबात का हिस्सा होंगे? क्योंकि जो अलकादिर ट्रस्ट है, तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, ये बड़े अहम मामलात हैं। क्या अगर इमरान खान की नाअहली हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मुस्तकबिल क्या होगा? 5 साल के लिए खान साहब नाअहल हो जाते हैं, ताहयात नाअहल हो जाते हैं, तो क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं और मुझे यकीन है कि इमरान खान खुद भी आजकल इन सवालात के जवाब ढूंढ रहे होंगे और जवाब ढूंढने के लिए उन्हें वापस जाना पड़ेगा, ना सिर्फ 1 साल पहले बल्कि 4 साल पहले 2018 में, कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई। लेकिन जवाब अगर मिले भी इमरान खान साहब को, तो खान साहब अब पिछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सा पानी इस वक्त पुलों के नीचे से गुजर चुका है, बहुत सा पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इस वक्त इमीडिएट पॉलिटिकल रेमेडी इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रही। लग ये रहा है कि खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा, अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा, अपनी गलतियों पे नजर सानी करनी पड़ेगी, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा और अपने पॉलिटिकल कंडक्ट को भी एक तरह से रीफ्रेम करना पड़ेगा, उन्हें रिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा अहम मौजू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो मुसलसल पीटीआई छोड़ के भाग रही है। और हमने ना सिर्फ 2013 में देखा, 2018 में भी देखा कि खान साहब ने ज्यादातर रिलाई किया इलेक्टेबल्स पे। पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक दूसरी बहस हो जाएगी कि इलेक्टेबल्स की सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नया ब्लड नए फेसेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, वो एक बात की बहस है, इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इलेक्टेबल्स की सियासत की है। इलेक्टेबल्स इस वक्त इमरान खान के साथ मौजूद नहीं है। पीटीआई धड़ों में तकसीम हो रही है, जहांगीर तरीन अपना ग्रुप बनाने की कोशिश में है, परवेज खटक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश में है, और इसके अलावा जो लोग बच जाएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर, शाह महमूद कुरैशी, ऐन मुमकिन है कि वो अपना एक अलग से ग्रुप बना ले। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 हिस्सों में बंट सकती है और 2/3 की अक्सरियत लेने के दावा करने वाले अब 3 हिस्सों में बंट के सियासत करेंगे या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीजें बहुत वाजे हो चुकी है, फैसला सिर्फ ये होना है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक क्या मिलके कोई जमात बनाएंगे या दोनों अलग अलग जमात बनाएंगे, और शाह महमूद कुरैशी कहां पे स्टैंड करेंगे। लेकिन इन सब चीजों का अगर क्रक्स देखा जाए, कोर रीजन देखी जाए, तो 9 मई के वाकये पे खान साहब ने अपने पांव पे सियासी कुल्हाड़ा खुद मारा, अपनी सियासी कब्र खुद खोदी। और जिस तरह खान साहब कहते थे कि एक सुकून से कब्र में है, तो सियासी कब्र खोद ली, अब जो सुकून है सियासी वो सिर्फ कब्र में ही मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। क्या इसकी कोई रेमेडी है? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गई इमरान खान के हवाले से बात। अब आ जाइए हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। परफॉर्मेंस हुकूमत के सबके सामने है। मईशत का बुरा हाल है, गवर्नेंस का बुरा हाल है, कोई कल इस वक्त सीधी नहीं है, ना तो मईशत की ना ही गवर्नेंस की। पहले हुकूमत के पास एक एक्सक्यूज मौजूद होता था कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहा है तो हमें मौका नहीं मिल रहा, या हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें फुर्सत नहीं मिल रही कि हम मुल्क के मुआशी हालात को, गवर्नेंस को ठीक कर सकें। अब इमरान खान साहब तनहा हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। इंतशार वगैरह जो भी आप उसका नाम दे दें, पाकिस्तान की सियासत में कोई इस तरह से डिसाइसिव किरदार अदा करने के लिए वो बाकी नहीं बचे।
सो अब हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप मईशत या गवर्नेंस को ठीक ना कर सके। हुकूमत पीडीएम की हुकूमत, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें ज्यादातर जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर आयद होती है। आज सारे दिन आप खबरें सुनते रहे होंगे, कल से खबर आ गई आईएमएफ का प्लान अभी तक हुकूमत को नहीं मिल सका, बावजूद इसके कि नाक से लकीरें कटवा ली गई। खुद वजीर आजम कहते हैं कि आईएमएफ हमें नाक से लकीरें कटवा रहा है। आज वजीर आजम ने आईएमएफ की एमडी से बात कर ली, बजट बनना है, आईएमएफ की बड़ी सख्त बड़ी कड़ी शराइत हैं। अब आईएमएफ ने यह भी कह दिया है कि जी जो आपके सियासी तनाज़ात हैं आइन के अंदर रह के हल करें, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का कोई लेना देना आईएमएफ के साथ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो कि मेजर इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर्स हैं, दे आर एट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराना चाहती हैं मुआशी एतबार से। तो यहाँ पे हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत का आगे विजन क्या है? हुकूमत को भी अब अकाउंटेबिलिटी का वक्त आ चुका है, इंतखाबात में भी जाना है और वैसे भी मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी का वक्त आ चुका है। तो ये इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं अताउल्लाह खान साहब, साबिक MNA भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं। और इकबाल जफर झगड़ा साहब सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। अताउल्लाह खान साहब, पहला सवाल मैं आपसे कर लूं, इमरान खान साहब अब करेंगे क्या? पाकिस्तान तरीके इंसाफ कई हिस्सों में बट रही है, खान साहब इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? किस तरह आप लोग हुकूमत बना पाएंगे? हुकूमत तो खैर दूर की बात, 2/3 की जो अक्सरियत का आप दावा करते थे, अब तो 2-3 लोग भी बाकी नहीं बचेंगे खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन का ताल्लुक होता है आवाम से जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। हमारे पास जो हमने टिकट बांटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपनी जगह मौजूद हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो अक्सरियत उन लोगों की है कि ज्यादातर को टिकट नहीं मिले। और जो जहां पे इलेक्शन होना था पंजाब में खासकर, तो जितनी भी फवाद चौधरी को आपने बांटे टिकट थे, नहीं देना था, अली जैदी को टिकट नहीं देना था, इमरान इस्माइल को टिकट नहीं देना था, शीरी मजारी को आपने मखसूस टिकट नहीं देना था, क्या बात कर रहे हैं अताउल्लाह खान साहब? देखिए, मैं पंजाब की सतह पे जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, दूसरी बात ये कि जिन जो नाम आपने गिनवाए कोई इसमें दो राय नहीं थी कि हमारे इनको टिकट देने थे। लेकिन असल जो वोट की ताकत है वो है अवाम की। लोग किन के साथ खड़े? इमरान खान के साथ खड़े। अली जैदी की जाती हैसियत पे कोई हैसियत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अगर जीता था 2018 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जीता था। इस तरह जितने भी लोग जीते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जीते थे, न कि उनकी अपनी जाती हैसियत में। जो इलेक्टेबल की बात की आपने, हमारी पार्टी में बहुत कम ऐसे लोग थे जो आजाद जीते थे या जो अपनी हैसियत में जीते थे। अब अगर आपने इलेक्शन कराना है, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने 2 हुकूमतें कुर्बान की, तो 2 हुकूमतें कुर्बान की, जो भी काम किए वो आइन के मुताबिक किए। हमारा तो ये ख्याल था कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो मरकज तक महदूद है, पंजाब में और KPK में इलेक्शन हो जाएंगे। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सूबाई इलेक्शन और कौमी इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। अगर सिंध की असेंबली बाद में टाइम पूरा होता है और बलूचिस्तान के बाद में टाइम पूरा होता है तो वो अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करने थे। बाद में पर हम उस बात के लिए भी बैठे कि चले ठीक है, अगर आपने इलेक्शन कराने हैं एक टाइम फ्रेम दे दे, हमें अंदाजा तो हो जाए। हमें खौफ ये था, डर ये था, जो आज भी इमरान खान साहब खुलकर कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन में जाना नहीं है। और क्यों नहीं जाना है, उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि आवाम इनके साथ नहीं है। आज हम कहते हैं ये सब होने के बावजूद आपने जितने बंदे तोड़वाने थे तोड़वा लिए। इमरान खान साहब ने परसों कहा एक टाइम फ्रेम बता दे, उसमें पीटीआई के जितने लोगों को आपने तोड़ना है तोड़ दे, उसके बाद इलेक्शन कराएं। हम आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, पता चल जाएगा। अब दूसरी, इलेक्शन में सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आना है। हो सकता है जैसे आपने कहा हमें लंबा इंतजार करना पड़ जाए। हम कहते हैं पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। जिस तरह आपने कहा वजीर आजम जो है मिन्नतें कर रहा है उसको IMF को, नहीं चलेगा ये सिस्टम। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर कहीं नहीं गए, वो आज भी खड़े हैं। मेरे होने ना होने से, किसी और के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वोटर अपनी जगह खड़ा है। जब भी वोट होंगे, इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की आवाम कहां खड़ी है। यानी कि आप अभी भी पुरुम्मीद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल है कि नए चेहरे लाकर भी आप लोग वोट ले सकते हैं। वोट इमरान खान का है। इकबाल जफर झगड़ा साहब मौजूद हैं क्या हमारे साथ? जी अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब, आपको आवाज आ रही है बेहतर तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली आ रही है जी। सर थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और सवाल वही है कि पहले हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ होता था कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं, इमरान खान काम नहीं करने दे रहे, हमारी मईशत के बारे में गलत बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इमरान खान बज़ाहिर तो कमज़ोर पड़ चुके हैं सियासी एतबार से। अब आपके पास, आपकी गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज मौजूद नहीं है कि आप डिलीवर न कर पाएं, लेकिन मईशत की हालत, गवर्नेंस की हालत सबके सामने, कहां से कैसे डिलीवर कर पाएंगे झगड़ा साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने जो बातें की मैंने बड़ी गौर से सुनी, और फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अतौला खान साहब, मैं आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑल द लीडर्स दैट कम ऑनलाइन। मैंने कभी कोई किसी की बात का बुरा नहीं माना, ना उनकी कोई ऐसी बात की है जिनसे उनको रंज पहुंचे या अफसोस हो। तो आपने एक बड़ा अच्छा जुमला यूज किया, और मैं आई फुली एग्री विद यू कि इमरान खान साहब अब जो बातें कर रहे हैं, तो वो आपने बहुत अच्छा एकदम यूज किया, किसने कहा कि अब पछताना क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो ये चीज बहुत ही मैं समझता हूँ कि उन पे इस वक्त सही आ रही है। Imran Khan was one of the leaders of the major party of this nation. ये सबसे बड़ी जमातों में से एक जमात ये थी पाकिस्तान में। जब 3-4 जमातें हैं तो उनमें से एक जो है वो पीटीआई है, इससे हम इनकार नहीं करते। और मैंने कहा ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो बात करते हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो अफसोसनाक इसलिए है कि इन्होंने इस वक्त हुकूमत का तो क्या कहना, मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। और ये वही कर रहे हैं जो कि ग्लोबल फोर्सेस, बैरूनी कुव्वतें जिस पे अमल पैराए हैं, और वो चाहते हैं, देखें वो जितनी भी ग्लोबल फोर्सेस हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि वी कैन नॉट से दैट पाकिस्तान कैन बी शुड बी फिनिश्ड, और वी फील दैट पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन लोकेशन वाइज एंड इम्पोर्टेंस वाइज ऐसी है कि यू कांट अफोर्ड टू गो विद पाकिस्तान। लेकिन एक चीज जरूर वो कहते हैं, फोर्स जो सुपर पावर्स हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके भी हम ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ खराब ताल्लुकात चाहते हैं। हम अगर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुक करते हैं तो इक्वली गुड रिलेशन विद यूएसए ऑल्सो। लेकिन उन्होंने अब ये बड़ा वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और उसको खत्म तो नहीं करना, बट वी वांट दैट वी टू सी वीक पाकिस्तान। और वीक पाकिस्तान के लिए उनकी एक ही वो है ख्याल है कि वीक उस वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसको माइनस किया जाए, क्योंकि दे बिलीव दैट Pakistan is a step ahead of us in the atomic program with courtesy, of course, Dr. Puchikatan. He was the father of atom bomb. तो जाहिर है कि अमेरिका जैसी कुव्वतें भी ये फील कर रही हैं कि ये जो वक्त है पाकिस्तान को खत्म तो नहीं कर सकता। झगड़ा साहब एक सवाल के बीच में इजाजत चाहूंगी बिफोर आई गो टू सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। यानी कि पहले इमरान खान आपके लिए एक्सक्यूज थे, अब इंटरनेशनल पावर्स आपके लिए एक्सक्यूज हैं, मईशत के लिए, गवर्नेंस के लिए, IMF का प्लान लेने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट के होने का फायदा क्या? देखिए जी, हमें कोई एक्सक्यूज, अल्लाह के करम से मईशत की जो हालत हो गई थी अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के वक्त में जो महंगाई का एक सैलाब आया था वो हमारा नहीं था,
उनकी तरफ से आया है और हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन झगड़ा साहब, आपकी तरफ आई थिंक मोबाइल के सिग्नल्स का इशू है, आपको दोबारा कॉल मिलाते हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, यही सवाल है कि आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन तो आपका स्टेक इन कंपैरिजन टू मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा जरा कम इंटेंसिटी का है, थोड़ा सा कम लेवल का है, बट स्टिल पीपल्स पार्टी को भी आंसरेबल होना है आखिरकार अवाम के सामने इलेक्शन में जाने के लिए। क्या एक्सक्यूज है अब हुकूमत के पास डिलीवर ना करने के लिए? अब तो इमरान खान के पास भी उतनी सियासी कुव्वत बाकी नहीं रही। पहली बात तो गरीदा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप किन इंतखाबात की बात कर रही हैं? आप अगर पंजाब के इंतखाबात की बात कर रही हैं तो उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि झगड़ा साहब यहाँ बैठे हुए, उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है और मेरे जो भाई पीटीआई के हैं, मुझे लगा है कि वो भी शायद उनका ताल्लुक भी पीटीआई से ही है। तो हमारी तो बात ही नहीं हो रही। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो तो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए कोशा है और चाहते हैं कि पंजाब का इलेक्शन हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा तो उनकी किताब में कहीं फिगर आउट ही नहीं होता, कहीं खड़ा ही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा उनकी नजरों में वो सूबा जिसने 10 साल तक खान साहब को सस्टेन किया, हर लिहाज से खान साहब को जो है वहां से जो है रुबीना खालिद साहिबा का स्काइप भी जरा डाउन हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो झगड़ा साहब से भी राब्ता बहाल करते हैं, रुबीना खालिद साहिबा से भी राब्ता बहाल करते हैं, अताउल्ला खान साहिब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कि हम तीनों, मुझे लगता है हमारा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब का ना इलेक्शन का इंटरेस्ट है ना किसी और बात का इंटरेस्ट है। जितना इस्तेमाल करना था उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को, वो उन्होंने कर लिया। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा, पीटीआई के भाई ने, कि हुकूमत को भी, आप भी यही कह रही हैं कि हुकूमत को भी तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मुझे बताएं कि इस जो बेयकीनी की सूरत हाल खान साहब ने पैदा की हुई थी 2014 से, हम इसको कहते हैं 2014 से मुल्क में एक अफरा तफरी का जो है उन्होंने बनाया हुआ था माहौल, वो अभी रिसेंटली तक चल रहा था और उसकी फिर आखिर जो पीक थी वो हमने देखी 9 मई को कि वो किस नहज पे मुल्क को लेकर चले गए। तो बाकी रही जो IMF की शराइत की बातें कर रहे हैं, तो जो कहते हैं ना गरीदा की जो आपने गिरें बांधी होती है हाथों से, फिर वो आपको दांतों से खोलनी पड़ती हैं। खान साहब जिस तरह से हुकूमत के हाँ जो भी आएगी हुकूमत, IMF का मुआहदा जब तक उसकी ड्यूरेशन है, जब तक उसकी रहती है मुद्दत, उसमें जो हमने साइन किए हुए स्टेट कमिटमेंट्स जो हमने की हुई है, तो उसमें तो हुकूमत के हाथ जो भी आएगा उसके हाथ बंधे रहेंगे। और ये किया धरा सब खान साहब का है, किसी और का नहीं है। अब वो ब्लेम करते रहे एक पे दूसरे पे, तो उससे कोई बात बनेगी नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट के बाद कोई हालात बेहतर होंगे और IMF के जो प्रोग्राम है वो हम अपनी सारी शराइत पूरी कर चुके हैं। ये आपको सबको मालूम है कि IMF की जितनी शराइत थी, जो कि खान साहब की बनाई हुई शराइत थी, उसको भी हुकूमत ने पूरा किया है। और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल एक टास्क था। एक तो मुआशी जो हमारी सूरत हाल थी और जो हमारी खारजा सूरत हाल थी। जब खान साहब गए तो पाकिस्तान को वो बिल्कुल अकेला छोड़ के गए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। एक फिर से एक नई ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है हमारी इंटरनेशनल जो पार्टीज हैं उनके साथ, मुल्कों के साथ। आप मुझे बताएं ना, खान साहब ने किसके साथ झगड़ा नहीं किया? कौन सा ऐसा मुल्क है मुझे बता दे, पाकिस्तान को बिल्कुल तन्हा करके गए खान साहब। ये तो बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे वजीर खारजा है, उनकी मेहनत है, बाकी लोगों की मेहनत है कि हम अब जो है वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। तो इन चीजों पे टाइम लगेगा। लेकिन जहां तक आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर सबसे बड़ी बात है। मैं आपको मैं अपने भाई को, PTI को भी कहूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसे ये कहते हैं कि 2 असेंबलियों के आप इलेक्शन करा लेते, कैसे करा लेते? अगर के 2 सूबों में अगर आइन ये नहीं कहता कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो आइन ये भी कहता है कि हर सूबे में जो है केयर टेकर सेटअप होगा, सेंटर में केयर टेकर सेटअप होगा। वो केयर टेकर सेटअप के अंडर जो है इलेक्शन होगा। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन अगर इनकी मर्जी के मुताबिक, जो ये इनकी रोज मर्जियां बदलती रहती हैं, उस तरह से अगर इलेक्शन करा लिए जाते, तो मुझे बताएं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक इलेक्टेड हुकूमतें आ जाती और
یہ مدت اسمبلی کی جو ہے، جو ہماری 2 صوبوں کی، اور ان کی پوری ہوتی ہے اگست میں، تو یہ کیسا الیکشن ہوتا جہاں پہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو کے حکومتیں بیٹھی ہوتی اور باقی جو ہے ملک میں الیکشن ہو رہا ہوتا. تو یہ بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کھیلن کو مانگے چاند، تو وہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن روبینہ صاحبہ، اب تو پنجاب اور کے پی الیکشن الیکشنز کا معاملہ بڑی دور چلا گیا. اب تو معاملہ یہ ہے کہ عام انتخابات ہونے ہیں، عام انتخابات کی تاریخ آنی ہے، اگست میں آپ کی مدت پوری ہو جانی عام ہے. انتخابات الیکشن. لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی مذاکرات نہیں، آپ ابھی بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے، اس سال بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے آپ لوگ. دیکھیں، یہ خان صاحب کو بہت ساری باتیں ہیں جو وہ کہتے رہتے ہیں، رات کو کچھ سوچتے ہیں، صبح اٹھ کے کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ بات کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن صبح اٹھ کے کوئی اور بات کر لیتے ہیں. اس کا تو ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے اور اگست کی مدت اسمبلی کی پوری ہوگی، اس کے بعد ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. میں غریدہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں، خان صاحب نے جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا یہ میرے لوگ نہیں تھے. کیا یا نہیں کیا؟ کہا کہ میرے لوگ نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی کل خان صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ چونکہ میرے اوپر تشدد ہوا تھا سو کالڈ، تو میرے اس لیے لوگ مجھتے لوگ ہیں. تو نیچرلی چونکہ مجھے کوسٹ یہ جو ہے رینجرز نے گرفتار کیا تھا، تو لوگوں نے کہاں جانا تھا؟ انہوں نے جی ایچ یو ہی جانا تھا، انہوں نے انسٹالیشنز بھی جانا تھا. تو دیکھیں نا، اس ایسے باتوں کا اعتبار کیسے کریں جو 1-2 دن بعد جو بالکل ایک یو ٹرن لے کے ایک نئی سٹیٹمنٹ دے دیں. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ الیکشن جیت سکیں، اور آپ الیکشن کو مزید ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. جھگڑا صاحب، ہاں دیکھیں جی، عمران خان کو جس طرح میری بہن نے کہا کہ وہ تو ایک دن ایک بات ہے، دوسرے دن کی بات بدل جاتی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں، سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن جب مذاکرات کا دن آتا ہے کہتا ہے کہ سب سے ہو سکتے ہیں لیکن نون سے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی افسوس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہم یہ آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں ود گارنٹی کہ میاں نواز شریف خود انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تو یہ بیانیہ ہے کہ میں اپنے ڈیو ڈیٹ پر سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز انشاءاللہ جنرل الیکشنز کراؤں گا، اینڈ آئی ول انشور کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں. That is the only solution by which you can save this country from destruction actually. اور اس میں وہ ان کا بیانیہ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کہتا ہے کہ نون الیکشن سے ڈر رہی ہے اس لیے الیکشن نہیں کرتے، اور جنرل الیکشن کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم وی کین vouch and guarantee that انشاءاللہ جنرل الیکشن ان سپٹمبر اکتوبر ہوں گے. اگر کچھ ڈیلے بھی ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 2-3 مہینے ڈیلے ہو گئے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. الیکشن جنرل الیکشن کے بغیر تو کوئی حل آپ کو نظر ہی نہیں آتا. If you want to save this nation and discourage the global forces which are after Pakistan to weaken it, they will actually be very happy to see کہ یہ الیکشن نہیں ہوئے. تو ہم نے انشاءاللہ بائی آل مینز انشور کرنا ہے کہ جنرل الیکشن ضرور ہوں. ٹھیک ہے عطا اللہ خان صاحب، آپ کی تسلی ہو گئی. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، دونوں ماشاءاللہ سینئر رہنما اپنی اپنی جماعتوں کے کہہ رہے ہیں جی 2023 الیکشن کا سال ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو اعتبار نہیں ہے تو آپ کی تو اپنی باتوں کا اعتبار نہیں ہے. عطا اللہ خان صاحب، اچھا دیکھیے جی، انہوں نے میری بہن نے باتیں کی، جھگڑا صاحب بڑے قابل احترام ہے، انہوں نے باتیں کی. 2-3 پوائنٹس ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے معیشت کی بات کی جی. عمران خان صاحب نے یہ کیا، عمران خان صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. تو ان کا تو بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بڑی تباہی کی ہے، اور ہم نے آ کے 6 مہینے میں، شہباز شریف صاحب کی سپیچز آپ نے کہا 6 مہینے میں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. پچھلے 1.5 سال میں جو ملک کا اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے دور میں گروتھ ریٹ کیا تھا، آج کیا ہے. قیمتیں اس وقت کیا تھی، آج کیا ہے. اچھا دوسری بات، اگر آپ کو اتنا علم تھا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ حکومت لو؟ آپ چھوڑ دیتے، ہمیں ٹائم پورا کرنے دیتے، اس کے بعد الیکشن کراتے، عوام میں جاتے، فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ عوام نے کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے، میری بہن نے بات کی، تعویلیں پیش کی
کہ جی اس کے نقصانات یہ ہیں، اگر مرکز میں حکومت ہو، صوبے میں کس کی حکومت ہو، وہ تو الیکٹڈ حکومت ہوگی. یہ آپ کا آئین کہتا ہے، یہ عطا اللہ نہیں کہتا. یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر 2 صوبوں میں یا ایک صوبے میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے ہیں. اور رہی یہ بات کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں ہوگی یا نہیں ہوگی، پنجاب میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب آپ ابھی پچھلے یہ ضمنی انتخابات کرا رہے تھے، پنجاب میں آپ ہی کی نون لیگ کی حکومت تھی، تو الحمدللہ ہم نے وہ ساری سیٹیں جیتی. اب آپ نے دوسرا عمران خان صاحب کا بیانیہ، عمران خان صاحب کا شروع سے ایک ہی بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. انہوں نے 2 صوبوں کی قربانی دی اور آئینی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آپ کو مجبور کیا. آپ کے سارے وزراء بشمول پیپلز پارٹی آپ یہی کہتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں تو وہ صوبوں کی حکومت اپنی ختم کرے، ہم نے الٹیمیٹلی الیکشن میں جانا ہے. تو آپ تو الیکشن میں نہیں گئے. اب بات آتی ہے کہ اب کیا ہونا ہے. 9 مئی کا ایک دن جو ہے وہ آپ نکال دیں. آپ کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، وہ سب کو پتا ہے، سب نے اس میں بات کر لی. ٹھیک. بھائی الیکشن کراؤ. ملک تو اس وقت نیچے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے. آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو آگے لے جا سکو. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسی تھی یا ٹھیک پالیسی تھی؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ نے عوام کے پاس جانا ہے. ہم یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تو عوام کے الیکشن تو پاس جائیں. عطا اللہ خان صاحب الیکشن تو ہونے والے ہیں نا اگست میں، ویسے بھی اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے، صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. اب بجٹ آ جائے گا جون میں اور اگست میں اسمبلی. میری بہن نے بات کی نا کہ پنجاب الیکشن، دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے. آپ تو عدالتوں اب کی تو بات سپریم نہیں کورٹ مانتے. خود بھی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی ہے پنجاب میں الیکشن کروانے پہ. ہر دوسرے دن تاریخ جو ہے وہ سماج جو ہے وہ ملتوی ہو رہی ہے تاریخوں پہ تاریخ. لیکن پہلے تو انہوں نے 14 مئی کی تاریخ دی تھی نا، 14 مئی کی تاریخ دی تھی کہ اس پہ الیکشن کرانے ہیں. اب میرا سوال ایک اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کمزور بھی کیا، لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن کو سزا دینی ہے، جنہوں نے غلط کیا ان کو سزائیں دیں، لیکن آخر کار الیکشن پہ تو آئے نا. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر یا سارے لوگوں کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے مجرم ہیں. الیکشن پہ آئے. اس ملک کا آخر میں انجام کیا ہونا ہے؟ الیکشن کے تو ذریعے. الیکشن تو ہونے ہیں نا. جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، روبینہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگست میں مدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. سپٹمبر. جی روبینہ صاحبہ میں تھوڑا سا دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم لکھ لے. اب ان کی خواہش پہ تو ہر کام نہیں ہو سکتا نا. یہ کہیں گے تو الیکشن ہوں گے، یہ کہیں گے تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. مجھے میرے بھائی میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو نہیں کاٹ رہی، میں نے ان سے پرمیشن لی ہے اور میں پرمیشن لے کے بات کر رہی ہوں. عطا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. روبینہ صاحبہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں پھر آپ کی طرف عطا صاحب واپس آ رہی ہوں. میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہر خواہش جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی، اور ان کو اس خوش فہمی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ 2018 کی جو الیکشن تھے اس طرح سے آر ٹی ایس نے نہیں بیٹھنا اس دفعہ. بہت زیادہ جو ہے ایکسائٹڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. ایک بریک کا وقت ہو گیا، لسے کا شارٹ بریک. واپس آتے ہیں. عطا اللہ خان صاحب کا جواب ابھی باقی رہتا ہے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ بھی موجود ہیں. لسے کا شارٹ بریک اینڈ دین ول کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ موجود ہیں، اقبال ظفر جھگڑا صاحب موجود ہیں اور عطا اللہ خان صاحب کچھ کہنا چاہتے. جی عطا اللہ صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا، میری بہن کہہ رہی ہے ہماری خواہش. دیکھیے ہماری خواہش نہیں ہے، یہ آئین ہے آپ کا، آپ کے ملک کی بنیاد ہے. آپ کو عوام کے پاس جانا تھا، پنجاب میں الیکشن کرانا تھا، کے پی کے میں الیکشن کرانا تھا، وہ نہیں ہوئے. آج بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھتے ہیں. آپ الیکشن کرائیں. آپ نے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، جو اس وقت 9 مئی کی آڑ میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، وہ ہمیں پتا ہے. لیکن کر لیں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. ہم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھی مل جائے گی، ہمارے لوگوں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھی مل جائے گی. لیکن اس کی سزا عوام کو نہ دے، اس کی سزا پاکستان کو نہ دے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی بنیادیں کوکھلی کر رہے ہیں آپ. الیکشن میں نہ جا کر عوام کو فیصلہ کرنے دے. اب آپ تنگ آ گئی ہے، یہ مہنگائی جو ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خدا کے واسطے الیکشن میں جائیں، پھر بھی آپ کا یہی رونا ہوگا.
जिस दिन ये इलेक्शन में जाएंगे, फरीदा मेरी ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके पास ये रहेगी, फिर भी इनको शिकवे शिकायत होंगे कि हमारे जो 1.5 साल थे उसमें तो हमें काम करने नहीं दिया गया, असल में तो हुकूमत किसी और की थी, हमारे लिए ये मुश्किलात खड़ी की गई, ये हुआ, ये यही तावीलें, यही चीजें करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और अवाम इनके साथ नहीं है, बाहर की दुनिया इन पे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने पूरी जिंदगी करप्शन में गुजारी है, पाकिस्तान को नीचे धकेला है, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा, खुदा न खास्ता अगर ये इसी तरह चलाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुकसान नहीं है, ये मुल्क का और आवाम का नुकसान है। ठीक है, झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, जी। पहले चूंकि मोबाइल के सिग्नल्स का इशू था, झगड़ा साहब अब तो IMF ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान जो अपने सियासी तनाज़ात हैं, जो अपने मुल्क के अंदर तनाज़ात हैं, उनको आइन के दायरे के अंदर रह के उनको जो है एड्रेस करे, उनको सॉर्ट आउट करे। यानी कि IMF को तशवीश है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप लोग IMF का प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि IMF को मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अब IMF तक ये मुतालबा कर रहा है जिसका अपेरेंटली कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि पैकेज लेना है IMF के साथ। इसी तरह इमरान खान ने भी अभी चंद दिन पहले कहा कि मुज़ाकरात कर लें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम किसी किस्म के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो फिर किस तरह आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, किस तरह आप IMF का प्लान लेंगे, किस तरह आप इंटरनेशनल पावर्स को मुतमईन कर पाएंगे? शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तौला खान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। देखें, हम इलेक्शन हर सूरत में, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि हर सूरत में हमारे लीडर का, मियां नवाज शरीफ का तो बयानिया यही है कि इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पर होंगे। और आज मैं ये भी आपको बताऊं कि पूरा मुल्क ये इस बात पे कायल हो चुका है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी चाहिए विद नवाज शरीफ बैक इनटू द कंट्री। वो 31 मार्च को उनकी वापसी ड्यू थी, लेकिन ये इनके ये कुछ लोग हैं जो ऐसी फोर्सेज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोक रखा है। वो तो नहीं, 31 मार्च 2023 की बात, 31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं आप, इसी साल की बात कर रहे हैं? मैं 2023 भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे और जरूर करेंगे। आप कह रहे हैं कि 31 मार्च को नवाज शरीफ ने वापस आना था, आप इसी साल 31 मार्च की बात कर रहे हैं? 31 मार्च, बिल्कुल 31 मार्च आप कंफर्म कर लें। He was supposed to be in the country back on the 31st of March. Then some of the forces who are forced with PTI, उन्होंने उनके रास्ते रोके। कौन से फोर्सेस, कौन से नहीं, फोर्सेस की बात कर रहे हैं? देखें जी, फोर्सेस की सब कुछ मुझसे मत कहलवाएं ना। नहीं, झगड़ा साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि 31 मार्च को अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे, टिकट कटवा ली थी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की। देखिए, यू नो कि वो फोर्सेस कौन सी हैं, PTI के साथ जो फोर्सेस हैं। मैं देखो, डोंट फोर्स मी, लेकिन इस वक्त जो हमारी जुडिशरी रोल प्ले कर रही है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर जुडिशरी। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि नया जुडिशरी की जो भी जिस वक्त प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मैं उसको भी सलाम करता हूँ। मैं अपने मुल्क की यानी कि झगड़ा साहब आप ये कह रहे हैं कि अदलिया की वजह से नवाज शरीफ का वापस आने का जो प्लान है वो 31 मार्च 2023 का वो खत्म हो गया अदलिया की वजह से? अदलिया की वजह से बिल्कुल 100% विद ऑफ कोर्स जो आपकी ये जमात है PTI, इनके भी हैं सपोर्टर्स और इनके भी वो है कि जो इनसे दिलचस्पी इनमें रखते हैं। तो इन्होंने एक गेम प्लान बना के वो एक ऐसा सिलसिला बनाया, लेकिन नहीं, क्या गेम प्लान बना झगड़ा साहब? ये आपके ऊपर कौम का कर्ज है, ये आपके ऊपर कौम का कर्ज है। प्लीज बताएं कौम को कि अगर नवाज शरीफ को वापस आने से रोकने के लिए कोई गेम प्लान बना, क्योंकि इसी अदलिया के बिहाफ पर तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से वापस गए अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है।
तो अदलिया किस तरह से, अदलिया तो चाहती है कि पाकिस्तान वापस आए, वो अपने केसेस का देखिए फैसला करे, देखिए सच झूठ का। प्लीज देखिए जी, अदलिया चाहती होती कि ये वापस आते, आप कहते हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। वो नवाज शरीफ वो इंसान है जिसने अपनी बीमार बीवी जिसके लिए वो, मैं समझता हूँ कि सब कुछ कुर्बान कर सकते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई नो दैट ग्रेट लेडी जिसने इस मुल्क को बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इस मुल्क की सियासत को बचाने में। और जब वो अपना मकसद पूरा गए, मेरे घर से झगड़ा से शुरू हुई थी जब नवाज शरीफ वॉज इन जेल और उनके खिलाफ जो चीजें हो रही थी, उस वक्त दुनिया में बेगम नवाज शरीफ साहबा ने, कुलसूम नवाज ने झगड़ा से यहाँ झगड़ा साहब क्या आप समझते हैं कि उमर अता बंदियाल की मुद्दत पूरी होने के बाद, उनके ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद ही अब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? उनके होते हुए नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, नहीं आ सकते? यस, आई कैन वेरी सैडली, ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा कि हमें अपने जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत एहतराम है। हम कभी भी उनका, चाहे बंदियाल साहब हो, वी विल नॉट टॉक अगेंस्ट हिम, वी वुड लाइक हिम टू गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अदालत के जो फैसले हैं वो इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ किसी को सपोर्ट करने के लिए और किसी को वापस हुकूमत में, उन्होंने देखा कि अवामी एक खासकर हमारे सूबे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा सूबा जो है वो हर वक्त भी, इमरान खान जब भी आया तो वो वहाँ भी से कामयाबी हासिल करेगा। आई कैन गारंटी एंड आई टेल यू कि इंशाल्लाह इस वक्त जितनी और पार्टीज हैं वो हमारे पास आ रही हैं, मेरे पास कल भी आए हैं, आई वो कांट नेम देम, लेकिन कल भी आए हैं कि खुदा के लिए आ गए हैं। हम तो अपनी जमात आपके साथ जम करना चाहते हैं। यहाँ तक स्टैंड पहुंच गया है लोगों का कि अपनी जमातें जम करने के लिए तैयार हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जी हाँ। अच्छा, बड़ी बात है। नो कि आने वाला वक्त नून का आ गया है। अच्छा। और अगर इनके साथ हमारा वो नहीं होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा। दैट इज व्हाई आई कैन प्रूव दैट विद एनीबॉडी कि जी ये लोग आज क्यों क्या कह रहे हैं कि नून के साथ आ रहे हैं, क्योंकि नून का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। अताउल्लाह खान साहब, इस पे आपका लास्ट कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी। जी, मैं ये कह रहा था कि झगड़ा साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, और वो देखें आपकी हुकूमत है, आपने तो पीटीआई को तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, लोग आपने सारे इधर उधर कर दिए, तो अब कौन रुकावट है? अब तो आ जाए ना। और अगर आप अदलिया की बात करते हैं तो इसी अदलिया की वजह से तो वो बाहर गए थे, अगरचे फिर किसी ने कहा कि जी उसको हमने भेजा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी भी इनको कोई खुद पे भी एतमाद नहीं है। मैं आज कहता हूं नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। ये इलेक्शन इसलिए डिले पे डिले हो रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए ये इस तरह ग्राउंड बनाना चाहते हैं कि वो आए और वो जल्द से जुलूस करें, जेल जाने से वो बच जाए, जमानतें वगैरह ये सब खत्म हो जाए, तब वो आएंगे। वो नहीं आएंगे इस मुल्क में, इसलिए कि इस मुल्क से उसका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। ठीक है, अताउल्लाह खान साहब, सेंटर रुबीना खालिद साहिबा, इकबाल जफर झगड़ा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज प्रोग्राम की डिबेट। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।